हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मस्त। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म है और वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला मैंने? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है यार सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ यार क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि यार आप लोग को भी यार आप लोग जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो आप लोग उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो चलो यार हेडिंग डाल लो, छोटा सा हेडिंग है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो सूडो देखो यार, इससे पहले भी यार फिजिक्स टर्म में यूज हुआ होगा सूडो फोर्स। सूडो का मतलब ही क्या होता है? सूडो का मतलब जो हकीकत, जो सच ना हो, रियलिटी में जो ना हो रहा हो, समझ रहे हो? सूडो का मतलब जो रियलिटी में नहीं है, जो वर्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। रियल एग्जिस्टेंस है जिसका वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम लोग सूडो, उसके आगे हम लोग सूडो टर्म यूज करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली में रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन लगा देने के बाद रिएक्शन यदि फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। मतलब समझे? मतलब एक्चुअली में रियलिटी में तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। चलो यार मैं पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि यार बोर्ड में आएगा तो यार आप लोगों को डेफिनेशन ही पूछा जाएगा और साथ में एग्जांपल भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं दोनों चीज लिख देता हूँ और आपको याद रखना है। तो फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट under certain conditions it becomes a reaction of first order. Thus such reaction is called pseudo first order reaction। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FR कहे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया क्या लिखा है? अब तो क्लियर होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है? एग्जांपल तुम लोग यार बताए थे इससे पहले भी। केन शुगर क्या होता है? केन शुगर C12H22O11, H2O एक्सेस में लेते हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम रहता है H+, और ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, और ये दोनों आपस में क्या होता है? ये ग्लूकोज एक होगा तो दूसरा क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। देख रहे हो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन नाम दोनों का अलग है। इसका मतलब क्या? ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स है। और ये क्या था? सुक्रोज था। अब देखो यार यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यूज करते हैं टर्म, तो वो तुम लोग को यार बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। केवल तुम लोग ये जान लो कि यार इन्वर्जन ऑफ केन शुगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अच्छा एक्चुअली ये देखा जाए ना तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बायमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 होता है। कैसे? एक तो सुक्रोज के लिए, एक H2O के लिए। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? 2। तो यदि मॉलिक्यूलरिटी पूछ दिया जाए इस रिएक्शन का तो मैं बोलूंगा 2, लेकिन यदि ऑर्डर पूछ दिया जाए तो इसका ऑर्डर मैं बोलूंगा 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसा क्यों हुआ और कब होता है? तो देखो यार कोई भी रिएक्शन यदि किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए, किसी भी रिएक्टेंट को यदि एक्सेस में ले लिया जाए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म को नहीं लिखा जाता। यदि कायदे से देखा जाए सही मायने में तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए था? इसका K×C12H22O11 इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता रेट लॉ के एक्सप्रेशन में H2O का कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि H2O एक्सेस में। तो इसीलिए कभी भी यदि किसी
रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाता है तो ऐसे केस में वो जो रिएक्टेंट होता है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से डिसअपेयर हो जाएगा और इस तरह से हम देख सकते हैं अब रेट क्या होगा C12H22O11 दैट इज सुक्रोज पे केवल डिपेंड करेगा और उसका पावर 1 दैट इज ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 1 हो जाएगा। अब ऐसा आप सोच सकते हैं यार एक्सेस में ले लेने पर क्यों नहीं रेट लॉ एक्सप्रेशन में आता है। तो एक्सेस का मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन जनरली कराया जाता है तो वाटर सॉल्वेंट में यूज करते हैं। मान लो यार वाटर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, मान लो यार 1000 मोलर ले लिया, तो यदि मैं 1000 मोलर वाटर को ले लेता हूं तो जरा सोचो यदि मैं उसका रेट ऑफ चेंज देखूंगा, किसका, ये जो वाटर है जो लार्ज अमाउंट में लिया जा रहा है रिएक्टेंट उसका रेट ऑफ चेंज देखूंगा तो 1000 मोलर में से रेट कितना करेगा रिएक्शन, तो इसका 1 मोल तो इसका भी 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 1 मोल मोल यूज हो रहा है, मतलब 1000 में से केवल 1 मोल इसका निकला, बचा कितना 999 मोलर। क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं ऑब्जर्व हो रहा है तो रेट पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम चेंज कर दो, ज्यादा कर दो, कम कर दो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ H2O एक्सेस में। हाँ अलग बात है यदि मान लो H2O एक्सेस में नहीं लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है तो ऐसे केस में यार फिर H2O भी यहाँ आ जाएगा और रेट जो है वो जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा। लेकिन कुछ मेंशन ना हो तो ऐसे केस में इन्वर्जन ऑफ केन्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। और ज्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएट टर्म यूज करूं तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहूंगा इसे। क्यों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन होना तो चाहिए था सेकंड ऑर्डर का, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो बस यही है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब क्या केवल सूडो टर्म्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के साथ ही यूज करेंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है यार कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का था लेकिन हमने किसी एक को एक्सेस में ले लिया तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, सेकंड सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 3 रिएक्टेंट थे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था लेकिन मैंने किसी एक को एक्सेस में ले लिया तो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन बन जाएगा और ऐसे रिएक्शन को सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे। समझ में आ रहा। इसी तरह से मान लो कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन हमने वो किसी एक को एक्सेस में ले लिया, मतलब जो रिएक्टेंट लिए उसी को एक्सेस में ले लिया तो सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है ना। तो सूडो ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट ऑर्डर, हाँ लेकिन जो तुम्हें पढ़ना है यार वो केवल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है और उसमें भी केवल इन्वर्जन ऑफ केन्स होगा। तो यार ये एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में आएगा तो आपको यही एग्जांपल लिखना है। एनसीईआरटी में भी आप रेगुलर पढ़ लेना, ठीक है ना, यही चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो हेडिंग डाल लेना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो यार टेम्परेचर का इफेक्ट को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है यार, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जनरली तुम ही लोग मुझे बता दो यार, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के पास अब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगा। यदि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट के बीच कोलिजन ज्यादा होगा, और यदि कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन का रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो मतलब ये कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तो कर गया, अब एक जनरल मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कराया जाता है, टेम्परेचर को कितने से 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कराया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 2.4 टाइम्स ऐसा हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन में 2 से 3 टाइम्स का इंक्रीमेंट आया, इस रेशियो को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब समझे? नहीं समझे? चलो यार मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद यार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यार टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन किया जा सकता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ rate of reaction at two different temperatures or differing by
10 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से डिफर करता हो, उस दो टेम्परेचर का जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो होगा, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाएगा। मतलब देखो यार एक चीज और, ये जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लिया जा रहा है ना, ये जनरली लिया जाता है, जनरली बता रहा हूँ 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10, नीचे रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसी का रेशियो को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से डिनोट करेंगे। यानी किसी टेम्परेचर T पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, T + 10 पे जो रिएक्शन होगा, इसका जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को ही अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। और इसका वैल्यू जो आता है वो 2 से 3 के बीच में आता है। ठीक है, तो यदि कभी मेंशन ना हो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप लोग को एज्यूम कर लेना है 2। यदि मेंशन ना हो तो ऐसे केस में आपको अल्फा क्या एज्यूम कर लेना, 2। और ये जो T और T + 10 का ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये 25 और 35 पे ही किया गया है। मतलब 25 फिर 35 पे मेजर किया, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है वो 2 से 3 के बीच आता है। 25 35 क्यों, रूम टेम्परेचर 25 होता है, तो जो भी रिएक्शन हो रहा है, जब तक टेम्परेचर मेंशन ना हो तो आपको ये मानना है कि वो रिएक्शन 25 रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है। तो इसलिए हम लोग 25 से 35 के बीच ही टेम्परेचर कोफिशिएंट देते हैं किसी भी रिएक्शन का। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अब मान लो किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फा है, ठीक है, और मान लो R25 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया है R। क्लियर, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 क्या दिया है, कैपिटल R, और रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दिया है ना, अल्फा। मैं जानना चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा एट 35 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे? यदि मैं 25 पे रेट ऑफ रिएक्शन R, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, तो 35 पे क्या हो जाएगा? तो देखो यार 35/25 दिस इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। यदि अल्फा है तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू कैपिटल R। लिख सकता हूं कि नहीं, R25 मैंने R मान लिया, तो यहाँ पे ये अल्फा R हो गया। नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 45 क्या होगा। बताओ यार जरा खुद से, जल्दी से बताओ यार, R एट 45 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। तो देखो यार 45 पे हमें जानना है, तो अब कैसे निकालेंगे 45 पे? हमें 25 का पता है, 25 पे R है, तो 45 पे कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग को 35 का तो ऑलरेडी पता चल चुका, पहले तो 25 से हम 35 पे गए, अब 35 से 45 पे जाएंगे और हमें पता चल जाएगा 45 पे कितना होगा। कैसे, 35 का तो हमें पता है ना 35 का, तो 45 का कैसे पता चलेगा, R45 बाय में R35 एंड दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम ही लोग बता दो यार। 45 35 ये रेशियो तो अल्फा के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि यार 10 डिग्री सेल्सियस से डिफर कर रहा है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस से डिफर कर रहा है तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो अल्फा के ही इक्वल होगा। इसमें से R35 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, अल्फा R। इसका मतलब यदि मैं R45 का वैल्यू जानना चाहूँ तो बता दो यार कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर R हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बता रहा हूँ मैं, तो अल्फा R45 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर R। यदि मैं R55 जानना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो पहले ये तो बताओ R55 निकालेंगे कैसे। 55 निकालना है ना, तो R55 बाय R45 इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे 35, जैसे यहाँ पे 45/35। अब नेक्स्ट यदि 55 के लिए हमें चाहिए, यहाँ 55/45 कर देंगे, तो 50/45 वो तो अल्फा ही रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस का राइज है इसलिए, और हमें R45 का पता है अल्फा स्क्वायर R। तो यदि ये अल्फा स्क्वायर R होगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब R। यदि इसी तरह से मैं पूछ दूं R का 65 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा टू द पावर 4 इंटू R। मतलब यदि हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन पता है और 25 पे, तो पर 10 डिग्री सेल्सियस के लिए अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2, अल्फा का पावर 3। यदि 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है तो अल्फा का पावर 1, 20 डिग्री सेल्सियस राइज किया अल्फा का पावर 2, यदि 30 से राइज किया टेम्परेचर 3 अल्फा का पावर 3, 40 से राइज किया तो अल्फा का पावर 4। मतलब समझ रहे हो, यदि 10 का राइज है तो अल्फा का पावर 1, 20 का राइज है अल्फा का पावर 2, 30 का राइज है अल्फा का पावर 3, 40 का राइज है तो अल्फा का पावर 4। तो यदि मैं जनरल एक्सप्रेशन एक पूछ दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर डेल्टा टी, मान लो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से इंक्रीज कर देते हैं और हमें रेट ऑफ रिएक्शन एट टी पता हो, तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे।
बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं? देखो यार, अब इसे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। मैं जनरल एक्सप्रेशन इधर लिख देता हूँ, ये चीज तो तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो यार, अभी तक जो हम बता रहे थे पर 10 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए बता रहे थे। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हो कि यार हर बार 10 डिग्री सेल्सियस से ही राइज करें। हो सकता है यार कभी 5 डिग्री सेल्सियस के लिए पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे यार? तब तो फंस जाओगे। सर ने तो बताया कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे राइज करेगा, तो यार ऐसे ऐसे करते चले जाना है। तो इसीलिए एक जनरल एक्सप्रेशन मैं बना देता हूं यहाँ पे। इन जनरल, यदि टेम्परेचर को T प्लस डेल्टा T से राइज करा दिया जाए और हमें T पे पता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे में अल्फा का पावर क्या लिखा जाएगा? जरा सोचो खुद से, क्या लिखा जाएगा? तो देखो यार, यहाँ पे जरा ध्यान से तुम लोग देखो, तो यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा था ना, उसको 10 से डिवाइड कर दिया गया, वही अल्फा के पावर में रहा। देखो 25 पे आर था, 45 पे पूछा गया, डिफरेंस कितना था का? 20 का। 20 को 10 से डिवाइड किया गया, 2 बचा। 55 पे पूछा गया, डिफरेंस देखे 30 का, 30 को 10 से डिवाइड किया। यहाँ से डिफरेंस देखो 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस 4 आया, मतलब 10 से डिवाइड कर। यानी जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, 25 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, तो अल्फा का पावर 3। 40 ज़्यादा है, 40/10 4। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा है 25 से, उसको बाई 10 कर देते हैं। तो उसी तरह से यदि मान लो टेम्परेचर T पे रेट ऑफ रिएक्शन RT है, T प्लस डेल्टा T पे जानना चाहते हैं, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा T और अपॉन में 10 से डिवाइड कर दो। तो यदि मान लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस दिया है, तो T प्लस डेल्टा T भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन अल्फा के टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट के बीच। ठीक, इससे एक बार सवाल भी आया है जेईई में। चलो यार, मैं उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग यार नोट कर लो, ठीक है। तो देखो यार, यही क्वेश्चन जेईई 2000 शायद 11th में आया था। तो क्वेश्चन यार यहाँ लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब समझना यार सवाल का, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, डबल क्या है? डबल हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये जो डबल दिया है, यही अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। बस यही चीज़ समझना था तुम लोगों को, ठीक है। अब सवाल यार खुद से पहले तो अटेम्प्ट करना यार, तुम लोग बताने की जरूरत नहीं है मुझे इस चीज़ को। आगे सवाल क्या कहा था? इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे 2 टाइम्स रिएक्शन हो जाता है। तो यदि 50 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, यही बताना है आप लोगों को। चलो यार, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखना कि आपका आंसर सही है या गलत। तो देखो यार, अभी जो मैं तरीका बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर डेल्टा T से यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या होता है? अल्फा। और यहाँ पे दिया हुआ है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। इसका मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूँ अल्फा का वैल्यू 2 दिया है। इसको यार समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था बाय डेफिनेशन मैं बोल सकता हूँ कि यदि टेम्परेचर को कभी 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना भी टाइम्स हो जाता है वही अल्फा हो जाता है। अब हो सकता है कि टेम्परेचर राइज जो है वो 25 से 35 के बीच किया गया हो, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, तो अल्फा हम बोल देंगे 2। हो सकता है मे बी 25 से 35 ना, हो सकता है यार वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया कि डबल हो गया, तो भी हम लोग इसको अल्फा का वैल्यू क्या बोल देंगे? 2। मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री, मतलब कोई भी 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लिया, 25 से 35, 25 से 35, 30 से 40, 40 से 50, कोई भी 10 डिग्री सेल्सियस का यदि टेम्परेचर लिया जाए और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जितना भी टाइम्स हो जा रहा है उसे ही हम लोग अल्फा कह देंगे। और अल्फा फिर बाकी सभी रेंज के लिए भी सेम रहने वाला। यदि 25 से 35 में 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो अगले 35 से 45 में भी 2 टाइम्स ही मानना है, ठीक है। अब देखो यार, ऐसा बिल्कुल यार सही नहीं होता है कि यदि 25 से 35 में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ तो अगले 35 से 45 में भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो, ऐसा एक्जैक्टली सही नहीं होता, ठीक है ना। थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ करेक्ट नहीं है। लेकिन क्या करना है यार, क्वेश्चन आपको बनाना है इसी चीज़ को अज्यूम करके, ठीक। तो चलो यार, यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट एक फार्मूला दिया था, बहुत ही सिंपल फार्मूला दिया था, T प्लस डेल्टा T बाई RT का वैल्यू अल्फा डेल्टा T बाई 10 के बराबर हो जाता है। अब अल्फा का वैल्यू तो यार हमें पता है, हमें बताना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अबाउट, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो डेल्टा T का वैल्यू पता है। तो देखो क्या लिखा है, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को राइज कर दिया कितना से? 50 डिग्री सेल्सियस। यदि 50 से राइज कर दिया गया तो 2 का पावर क्या बचा? 5। 2 का पावर 5 का वैल्यू पता है तुम लोगों को?
हाँ यार पता ही होगा। तो 25 टू कितना हो गया आंसर 30, दैट इज ऑप्शन सी। समझ रहे हो? चलो यार इस सवाल को मान लिया यार ये फार्मूला नहीं पता था तो क्या नहीं बना सकते थे? बना सकते थे यार, बहुत ईजी सवाल है। देखो कैसे बोला गया 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे डबल हो जा रहा है, यानी मान लो, अब हमें तो नहीं पता कितना से हो रहा है, मान लो 25 से हम स्टार्ट करते हैं, 25 से 35 जाने में 2 टाइम्स हुआ, फिर 35 से 45 में जाने में फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, 45 से 55 में फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, 55 से 65 फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, ये सब 2 टाइम्स होता जा रहा है, और फिर 65 से 75 फिर 2 टाइम। देखो तो टेम्परेचर राइज कितना हो गया, 25 से 75 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो गया। तो इस तरह से 2 2 2 2 2 टोटल कितना हो गया 2 का पावर 2 दैट इज सॉरी 2 का पावर 5 दैट इज 32। सही है, ठीक है ना। तो यदि मान लो यार ये फार्मूला नहीं भी पता है तो तुम लोग सवाल को कर सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा, ठीक। तो चलो यार यही टेम्परेचर कोफिशिएंट था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आप लोग यार इसको पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें हम लोग कुछ ग्राफ्स भी देखेंगे, प्लॉट्स देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ से पहले डरना नहीं, ठीक है। ग्राफ बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा, और क्वेश्चन भी बहुत इजी से बनते हैं। तो चलो यार एक्टिवेशन एनर्जी आपको रेडी पर डाल लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ऐसे आप लोग इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी करा चुके हैं क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, चलो यार फिर से एक बार जान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखो यार किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, मान लिया हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ए से बी, ये रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट के पास, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उसके पास एक मिनिमम एनर्जी हो, कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तभी यार कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लो इसको देखो यार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पहले ग्राफ बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं सारा डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी आगे थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा, ये सब टर्म जो भी आएगा उसको हम डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है ये चीज। इसमें एक तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोला जाता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब ये रिएक्शन प्रोग्रेस का डायरेक्शन है, और रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, या फिर मैं लिख ही देता हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। और इधर है एनर्जी डायग्राम, एनर्जी एक्सिस। किसी भी रिएक्शन का देखो जो जनरली जो ग्राफ बनता है वो जैसा बनता है, एक तो ग्राफ ये हो गया, दो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास केवल क्या था रिएक्टेंट था, यहाँ पे क्या था हमारे पास प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे पीक पॉइंट पे गया, कहाँ गया पीक पॉइंट पे गया। ये पीक पॉइंट का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं टीएस, टीएस कहे तो ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है ट्रांजिशन, यानी जहां पर ट्रांजिशन हो रहा मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ऐसा यानी यहीं पे आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और इससे पहले क्या था रिएक्टेंट उस एनर्जी को एक्वायर करने में लगे रहता है कि अब तो मेरे पास उतना एनर्जी आजा आजा आजा, जब आ जाता है तो इस पॉइंट पर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जब एक बार रिएक्टेंट को इतना एनर्जी मिल जाता है तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अपने आप बढ़ जाता है, रिएक्शन कॉम्प्लीशन की ओर प्रोसीड कर जाता है, ठीक। तो मिनिमम देखिए पहले से रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी था, तो हमें कितना एनर्जी और देना पड़ेगा रिएक्शन को करवाने के लिए, ये तुम लोग बता दो। तो ग्राफ को देखकर बता सकते हो कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। देख सकते हो यहां से बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एनर्जी एक्सिस थोड़ा छोटा पड़ेगा तो इसको लंबा कर दिया। ये जो लाइन दिख रहा है इसको मैं इधर से ड्रॉ करता हूं, ये जो दिख रहा है ये जो एनर्जी हो, इतना एनर्जी ए को इतना और एनर्जी यदि मिल जाए तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, क्लियर है जी। तो इसी एनर्जी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को जरूरत होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, समझ में आ रहा है। मान लिया तुम घर में यार एक लिमिट रहता है ना यार, मम्मी जब तक 2 पराठा
नहीं देगी, 2 पराठा हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कम हो जाए, ठीक है ना। जब तक 4 पराठा मम्मी नहीं देगी तब तक पास मेरे में यार पढ़ने वाला एनर्जी नहीं आएगा, तब तक मेरे से किताब नहीं खुलेगा, मेरे से कॉपी बैग नहीं खुलेगा। मम्मी जैसे ही 4 पराठा देती है, जब पेट फुल हो जाता है उसके बाद एनर्जी आता है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट। ये 2 पराठा दी मम्मी तो नहीं, अभी नहीं पढ़ना, मेरे से पढ़ाई नहीं होता, पेट खाली है, भूख लगी है। 3 पराठा ना, अभी भी यार नहीं, लेकिन जैसे 4 पराठा मिलेगा तो अब यार एनर्जेटिक हो गए, अब हमसे पढ़ाई होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बिल्कुल यार ये जो दिख रहा है ना, ये वही मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को मिल जाए तो उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे डिनोट करेंगे EAC। समझे? समझोगे कैसे नहीं यार, खाने की बात है। हाँ, तो अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन एक और टर्म आ जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको भी एक काम करते हैं, मैं पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेता हूँ। द एक्स्ट्रा एनर्जी needed by reactant molecules to convert into product is called एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट किया जाता है E small a, is called एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब समझ रहे हो क्या है? देखो, एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड बाय एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टेंट्स को जितना एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, समझ रहे हो? रिएक्टेंट के पास पहले से तो एनर्जी होगा, ऐसा तो थोड़ी ना है कि रिएक्टेंट के पास कोई एनर्जी नहीं है, कुछ तो एनर्जी पहले से रहता है। तो इसको और एक्स्ट्रा कितना एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ, यदि मैं बात करूं यार इस एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। टोटल एनर्जी दिख रहा है। अब रिएक्टेंट को देखो जरा टोटल कितना एनर्जी चाहिए, तो मैं बोलूंगा इतना एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बोलो या फिर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, मिनिमम क्यों, कम से कम इतना एनर्जी तो चाहिए ना, मिनिमम या टोटल। तो जो डिफाइन किया जाएगा थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड आ जाएगा कैसे, मिनिमम ही टर्म यूज करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको मैं डिफाइन करता हूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो दोनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम लगा हुआ है। मिनिमम मतलब एनर्जी रिएक्टेंट के पास कितना होना चाहिए, मान लो यार यहाँ का एनर्जी है 25 किलो कैलोरी, यहाँ का एनर्जी है मान लो 100 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाए तो आप कितना बोलोगे, 75 किलो कैलोरी, क्योंकि जरूरत तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए वो 75 ही चाहिए ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी मैं बोलूंगा 75। लेकिन मान लो यार पूछा, बोल दे यार मिनिमम रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी होना चाहिए, रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा 100 किलो कैलोरी एनर्जी होना ही चाहिए। क्या 75 किलो कैलोरी एनर्जी रिएक्टेंट के पास हुआ तो प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं, 75 का इसका मतलब कहीं यहीं पे रह जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। 80 किलो कैलोरी नहीं, रिएक्टेंट के पास 80 किलो कैलोरी में तो भी नहीं बना पाएगा। 100 किलो कैलोरी, हाँ यार एक ट्रांजिशन स्टेट पहुंच गया, ट्रांजिशन स्टेट पहुंच गया, बस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन समझ रहे हो? तो इस तरह से मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर देता हूं, मिनिमम एनर्जी required by reactant molecules to form product is called threshold energy, ठीक है। आगे तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी हो गया और थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, दो टर्म समझ में आया। अब यहीं पे एक और टर्म आता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मान ले तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करते हैं। यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ओनली फॉरवर्ड की बात होगी, ये सब क्लियर है। हाँ, तो अब मान लो मैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दो टाइप के रिएक्शन चलते हैं। पहले मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ए से बी, और यदि ए से बी बोल रहा हूं तो रिएक्टेंट हमारा ए होगा, प्रोडक्ट बी होगा।
तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये वाला, ए से इस ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी लगेगा इसको मैं EAF से डिनोट कर दूंगा। क्या से डिनोट कर दूंगा? EAF, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यदि मान लो रिएक्शन को मैं रिवर्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूँ, यानी B से A हमें जाना है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और हमारे लिए अब रिएक्टेंट हो गया B और प्रोडक्ट हो गया। यदि मैं रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन में देख रहा हूँ तो B रिएक्टेंट हो जाएगा, A प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अब एक्टिवेशन एनर्जी, अब हमें B से A बनाना है, तो अब भी क्या उतना ही मिनिमम एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए? जरा बताओ। यदि हम A से स्टार्ट करते तो हमें मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए। यदि मैं B से स्टार्ट करूं तो क्या हमें सेम एनर्जी चाहिए होगा प्रोडक्ट मतलब A बनाने के लिए? नहीं, अब ऐसा नहीं। अब तुम देख सकते हो अब मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? कम से कम यार यहां तक आपको एनर्जी, देख रहे हो तुम लोग, देखना यार ध्यान से, ये मिनिमम इतना एनर्जी यहां से यहां तक मिनिमम एनर्जी मिल जाए तो अपने आप यहाँ के बाद प्रोडक्ट बना देगा। मतलब ट्रांजिशन स्टेट से बस खींचतान की पहुंचा दो। ये बस एक तरह से क्या तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, एक बार चढ़ पीक पहुंचा तो उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाटर को तुम्हें चढ़ाना है पहाड़ पे, एक बार यहाँ से पीक पर चढ़ा दो, उसके बाद उतारने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? नहीं खर्च करना पड़ेगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यार यहाँ पे वही चीज है, आप एक बार रिएक्टेंट को एनर्जी देकर उसको मतलब पीक पे चढ़ा दो, एक बार यदि पीक पे चढ़ गया उसके बाद आपका काम खत्म, एनर्जी देना बंद करो, वो रिएक्शन अपने आप कॉम्प्लीशन की ओर खत्म हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इतना। एक्स्ट्रा कितना एनर्जी देना पड़ेगा? मैं बोलूंगा इतना। इसे मैं क्या करूंगा? EAB कर दूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। समझना? अब यहाँ पे और टर्म यूज होता है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में क्या होता है? जनरली आइदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पहला काम तो यार तुम्हारा है ये बताना कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक। पहले खुद से बताओ, मैं इधर का डाल दे रहा हूं, ठीक है, मैं ये नोट कर लूं। बताओ रिएक्शन एंडोथर्मिक दिख रहा है या एक्सोथर्मिक, कैसे बताएंगे? तो एंडो और एक्सो का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी अब्सॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अब एनर्जी अब्सॉर्ब और एनर्जी रिलीज कैसे देखेंगे? तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी देखो, देखिए जब मेंशन ना किया जाए इसका मतलब आपको क्या समझना है? रिएक्शन फॉरवर्ड है। कौन सा रिएक्शन की बात की जा रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जा रही है। तो A से B के लिए अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो A से B जब जा रहा है तो ऐसे में तुम्हें लोग बता दो या एनर्जी रिलीज होगा या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब होगा सिस्टम के द्वारा। A से B, A का एनर्जी इतना है, B का एनर्जी मैं देखना चाहूं, ये एनर्जी कितना, खुद से बताओ। फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां एनर्जी कम है या ज्यादा है? एनर्जी प्रोडक्ट के पास कम है और रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट ने एनर्जी को रिलीज किया या एब्सॉर्ब किया? बताओ, एनर्जी को रिलीज किया। समझ रहे हो? देखो पहले 25 था लेकिन जब प्रोडक्ट बनाया तो एनर्जी मान लेता हूं तो केवल कितना बचा है इसके पास? 10 एनर्जी। इसका मतलब इसका तो 15 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी रिलीज किया हुआ, और यदि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ हमने प्लॉट ड्रॉ किया ये किस रिएक्शन के लिए था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये रिएक्शन यदि मैं बात करूँ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं एंथैल्पी चेंज डेल्टा एक्स की बात करूं तो तुम ही लोग बता दो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज मतलब समझते हो ना, रिएक्शन होने के दौरान जो भी एनर्जी चेंज होता है उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। यदि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो और ये एक्सोथर्मिक नेचर का। ये तो हमें पता है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और मान लो यार हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? तो मुझे बता दो। तो डेल्टा एच चल रहा है जिस रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये चीज तो क्लियर है। हम एक्स वैल्यू जानना चाहते थे। देखो यार ये वाला वैल्यू EF का है, ये वाला वैल्यू EAB का है। यदि EAB में से EF माइनस कर देगा तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू मिल जाएगा।
तो यार देखो बिल्कुल मिल जाएगा, ये है EAB और ये EF माइनस कर, लेकिन ये डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो EF माइनस EAB लिखे या EAB माइनस EF लिखे, जरा सोच कर बताओ, EF माइनस EAB लिखे या EAB माइनस EF लिखे, क्या लिखना होगा अपने को? क्या देखो EAF माइनस EAB लिखना, फॉरवर्ड इतना बैकवर्ड इतना माइनस कर दो, नेगेटिव में लाना है ना, तो देखो यार फॉरवर्ड कितना हो रहा है, मान लीजिए हम ये वाला वैल्यू मान लिया 100 माने में, ये 25 माने में, तो EF का वैल्यू कितना है 75 माइनस EAB का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 था, ये 100 था, ये 90 होगा, तो वैल्यू कितना है माइनस 950 और माइनस में आना चाहिए। तो डेल्टा जब भी निकालना तो EF माइनस EAB कर देते हैं, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखिए। मान लो आप इसी ग्राफ को एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाए होते तो क्या ग्राफ कैसा होता, क्या इसी तरह होता? नहीं, यदि एंडोथर्मिक के लिए बनाए होते तो ये जो दिख रहा है नीचे ये अब ऊपर ही रह जाएगा। क्यों? देखो यार मैं बना देता हूँ तो समझ आ जाएगा चलो खुद ही। ये रिएक्शन प्रोग्रेस आरपी का मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस, और इधर क्या होता है एनर्जी, तो तुमको बताने की जरूरत है नहीं। तो इसमें ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ का मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या होता है हमारा ए, यहाँ पे क्या होगा बी, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे भी है, ये जो एनर्जी आ जाएगा इसे हम लोग EAF कह देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे जो आ जाएगा इसे कह देंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे कौन सा होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू समझ में आ रहा है? तो डेल्टा, अच्छा एक चीज याद रखना, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है ना, सप्लाई करते हैं, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो दिया जा रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, तो इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन मैं नोट करके तुम लोग मैं लिख देता हूँ, ये इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? तो यहां से यदि मैं डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहूं तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये, बैकवर्ड रिएक्शन ये, तो डेल्टा एच यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो यार आगे जैसे कि ये वाला वैल्यू कितना मैंने माना था वहां पे 25 माना था, यहां पे भी 25 मान लेता, ये 100 मान लेता, लेकिन ये वैल्यू मान लो बढ़कर 40 हो गया, ठीक है? तो अब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितना दिख रहा है 100 - 25 दैट इज 75। डेल्टा एच क्या है, यहां पे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या देख लो डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट ये है ना, अब प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी है, मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ सिस्टम में, एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ मतलब रिएक्शन किस नेचर का, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए 75 है, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कितना दिया है, तो ये 100 या 40 यानी 60 है, -60 क्या होगा आंसर 50। मतलब यहाँ पे भी नोटिस किया जाए तो डेल्टा एच हम लोग क्या कर रहे हैं निकालने के लिए, EAF माइनस EAB ही कर रहे हैं। जैसे इस चीज के लिए एंडोथर्मिक में भी EAF माइनस EAB कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी था तो इसमें भी EAF माइनस EAB कर दिया, EAF का वैल्यू कम था, EAB का वैल्यू ज्यादा था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो EAF और EAB में कौन ज्यादा होगा, ये सब चीज मैं नोट करके लिख रहा हूँ। पहले तो नहीं एक काम करो, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना मैं बीच में लिख देता हूँ, ठीक है ना? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया ये एनर्जी डायग्राम, पहला पॉइंट हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट में क्या बोलूंगा, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यदि रिएक्शन ऐसा, यदि EF का वैल्यू EAB से कम है तो रिएक्शन कैसा होगी, एक्सोथर्मिक, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है? अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको क्या करना है, ये दो ग्राफ आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि एक्सोथर्मिक रहा तो ग्राफ का ग्राफ ऐसा होगा, एंडोथर्मिक रहा तो ये ऊपर रह जाएगा, बस ये चीज को ध्यान रखना है। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक मतलब ये वाला हो गया ना, इसमें EAF और EAB में क्या रिलेशन आएगा वो मेरे को बताओ। तो यदि एंडोथर्मिक है तो ये ग्राफ ऐसा, इसमें EF का वैल्यू बड़ा हो जाएगा EAB से, देख सकते हो EF भी ना EAB भी ना, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो EF बड़ा होता है EAB छोटा होता है। इसी तरह से और पॉइंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो EF और EAB में क्या रिलेशन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक देखो कि EAB कितना हो जा रहा है, EF कितना रह जाएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन वो, और डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन, डेल्टा H आइदर एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, डेल्टा H दोनों के लिए EF माइनस EAB। यदि एक्सोथर्मिक रहा तो EF माइनस ये छोटा ये बड़ा, माइनस करने का ओवरऑल नेगेटिव में मिल जाएगा। देख लो इसके लिए EF माइनस EAB पॉजिटिव में मिल जाएगा अपने आप, तो इसलिए डेल्टा H के लिए लिख लेना डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन, एनी का मतलब एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा EAF माइनस EAB। ठीक है, मैं नीचे वाला विचार कर, तो इस तरह से ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन गया है। कौन सा चार इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला तो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए EF का वैल्यू EAB से बड़ा होता है, एक्सो के लिए EF लेस देन EAB होता है, और डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन यानी एंडो या एक्सो के लिए बात करो डेल्टा H EF माइनस EAB। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि यार कैटलिस्ट को यदि इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो पहले तो कैटलिस्ट के बारे में जानकारी में, कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है जनरली, यहाँ पे भी एकदम यूज होता है जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ऑलवेज तो नहीं, तो इसलिए कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से बढ़ा देता है इस चीज को अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो आपको क्या पहले एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटलिस्ट का इफेक्ट को देख लेते हैं। तो इसको आपको पहले नोट करो। देखो एक छोटा सा सवाल है, आप लोग खुद से पहले सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा H फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स C + D। एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D, आपको डेल्टा H और EA एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हां, जब नहीं बोला तो क्या समझेंगे? फॉरवर्ड समझेंगे। जब मेंशन ना तो रिएक्शन हमेशा सीधा, कभी उल्टा डायरेक्शन नहीं मानना है। ठीक, तो यहाँ पे A + B, अच्छा यहाँ पे देखो एनर्जी दे दी है 40 है, हो सकता है कैमरा में ना दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ 40, ये 80 और ये 100 है। यहाँ पे A + B लिखा, यहाँ पे C + D। पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? A + B को मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? इतना एनर्जी चाहिए। ये वाला वैल्यू कितना है मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी? 100 और ये 40, 100 - 40 दैट इज बहुत इजी। तो देखो थोड़ा आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट पहले समझाने के लिए इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट सवाल डेल्टा H निकालना था। डेल्टा H का मतलब देखो डेल्टा H दो तरीका से निकालते हैं, EF माइनस EAB, EF माइनस EAB। अब EF का वैल्यू कितना है? फॉरवर्ड के लिए 60, बैकवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए है एनर्जी है ना, बैकवर्ड के लिए देखो यार कितना आ रहा है एनर्जी 80 से 100 दैट इज 20। और ये और EAB ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचना कि EAB नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। EF का वैल्यू देखो 60 पुट किया, EAB का वैल्यू देखो 20 पुट करो, ये माइनस फार्मूला में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है 60 - 20 आंसर 40। ठीक है, आप यूनिट जो भी हो देख लेना, समझे? और डायरेक्टली बता सकते हैं डेल्टा H का मतलब ये वाला हो जाता है, यही होता है ना डेल्टा H। तो डेल्टा H ये वाला चले जाए, देख लेते क्या होगा। तो ये 40 है, ये 80 है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 40 आ गया। अब बात आती प्लस में आ गया या माइनस में आ गया। डायरेक्ट तो लोग देख रहे हो तो उसका प्लस माइनस ना समझ में आए, इसलिए प्लस माइनस देखने के लिए रिएक्शन को देखो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा दिख रहा है? फाइनल एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, यानी सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब किया, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब ये जो 40 आ रहा है ये क्या आएगा? प्लस साइन के साथ आएगा। और इस वाले फार्मूला में जो पुट कर रहे हो तो साइन अपने यहाँ आ जाएगा, EF माइनस EAB करो, जो भी साइन आ जाए रिएक्शन कुछ नहीं चल रहा, डायरेक्ट प्लस आया है यहाँ पे 60 - 20 प्लस 40, इसका मतलब रिएक्शन किसने जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि तुम लोग इस फार्मूला से जाओगे, लेकिन माइनस आ जाता है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, फिर तुम्हें दिमाग में लगाने की जरूरत है। लेकिन तुम डायरेक्टली ग्राफ से बता रहे हो, तो ग्राफ से बता रहे हो तो देखना पड़ेगा, ये डिफरेंस तुम्हें बता दो तो 40 है, लेकिन ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में ये थोड़ा आपको देख के बताना पड़ेगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यदि ग्राफ ऊपर है तो एंडो, यदि वाला नीचे आ जाता प्रोडक्ट पर तो एक्सो माइनस लगा, वो खुद से लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वैल्यू निकाल कर देगा और ये बता भी देगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो चलो यार ये बहुत ही छोटा सवाल था, एक और सवाल कर लेते हैं बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखो, अगर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, if a reaction, पहले मैं रीड करता हूं उसके बाद सॉल्व करना। if a reaction A plus B gives C is exothermic to the extent of 40 kJ per mole and the forward reaction has an activation energy 60 kJ per mole,
द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज व्हाट? क्वेश्चन। तो देखो यार, पहली बात तो क्या ग्राफ नहीं दिया होगा, खुद से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ। देखो तुम लोग इधर A plus B gives C is the axis-thermic reaction to the extent of 40 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या है समझिए, टू द एक्सटेंट ऑफ 40 किलोजूल पर मोल। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझते हैं क्या मतलब है यार इसका। एक्सोथर्मिक तो ये ग्राफ नीचे आएगा, 40 किलोजूल पर मोल एक्सोथर्मिक टू द एक्सटेंट, समझ में आया? कुछ आया कि नहीं समझ में? मतलब ये यदि इनिशियल एनर्जी समथिंग था तो जो फाइनल एनर्जी का प्रोडक्ट आएगा वो 40 कम आएगा, ये मतलब है एक्सटेंट ऑफ 40 किलोजूल पर मोल का। मतलब एक्सोथर्मिक होने का यार 10 किलोजूल पर मोल भी हो सकता, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता ना। रिएक्टेंट से 10 किलोजूल पर मोल भी कम हो सकता, 20 किलोजूल पर मोल भी कम हो सकता था, लेकिन कितना कम है रिएक्टेंट से? 40 किलोजूल पर मोल। तो उसी चीज को बोला गया एक्सोथर्मिक टू द एक्सटेंट ऑफ 40 किलोजूल पर मोल। मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं बता, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये डिफरेंस, ये डेल्टा एच का वैल्यू दिया है 40, ये दिख रहा है तुम लोगों को 40। चलो ये तो ठीक है, आगे क्या दिया गया? एंड फॉरवर्ड रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी 60। इसका मतलब क्या है? ये जो वैल्यू दिया है EAF, ये कितना दिया? 60। हमें बताना है रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, मतलब हमें वैल्यू ये वाला बताना है। देखिए ग्राफ बनाते सवाल बन गया, हो गया, यहाँ पे काम खत्म। कैसे? ये वैल्यू है 60, ये वैल्यू है 40 और हमें पूछा है यहाँ से यहाँ तक, आंसर क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40 100, 100। बताया सवाल में कुछ था, कितना आसान सवाल था, इससे और भी सवाल हो सकता है, इसीलिए ना बोलते हैं टॉपिक बहुत आसान है। हाँ अभी एक कैटलिस्ट का ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो और थोड़ा बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आसानी रहता है। हाँ तो ये हो गया, तो इसमें बस ध्यान, अच्छा ये मत सोचिए, ऑप्शन हो सकता है +100 दे दे, एक -100 दे दे, तो आप लोगों को दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी तो ऑलवेज प्लस ही है, बताया था, नोट करके वेरीफाई था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, सोचने की जरूरत नहीं। चलो यार नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आप लोग नोट करो पहले। एक और सवाल आप सबके सामने हाजिर है, पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ, रेड करता हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाना। इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल को भी मनमाना रिएक्शन x से y, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर 13 and 8 किलोजूल पर मोल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दिया, फॉरवर्ड का कितना दिया हुआ है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखो ना, ठीक है ना। फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का 13 and 8 किलोजूल पर मोल, मतलब फॉरवर्ड का 13 है और बैकवर्ड का 8 है, तो रिएक्शन किस नेचर का रहा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? थोड़ा दिमाग से करो, दिमाग में। फॉरवर्ड के लिए 30, बैकवर्ड के लिए 8। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा ही होगा, इसमें तो यार कोई दो आइदर ये ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, देखते हैं। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी 30 है, मतलब ये जो वैल्यू होना चाहिए क्या है? 30, और हमें बैकवर्ड के लिए 8 करना है, मतलब ये वाला कुछ ऐसा होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। मतलब रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। ये चीज तो क्लियर है। नेक्स्ट क्या है सवाल में पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इज, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या y है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इज 10 किलो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ? हाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पहले से जो x के पास एनर्जी था उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जा रहा है। x का पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जा रहा है, मतलब x के पास पता है ना कुछ अपना एनर्जी होता है, उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो x का अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 10 किलोजूल पर मोल, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये दिया है 10 किलोजूल। अब सवाल बताना है तो 4 ऑप्शन दिया, 4 में से कौन सा सही हो सकता है? एक से ज्यादा हो सकता है सही, हो सकता है केवल एक ऑप्शन सही हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। चलो ऑप्शन क्या है मैं रीड कर देता हूं। द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 23 किलोजूल पर मोल, थ्रेशोल्ड एनर्जी 23 होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज 15 किलोजूल पर मोल, हीट ऑफ रिएक्शन इज 15 किलोजूल पर मोल, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहां पे कुछ नया टर्म हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज को हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। पोटेंशियल एनर्जी चलो हो गया सॉल्व, अब खुद से सॉल्व करो, मैं इधर बता देता हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी 23 किलोजूल पर मोल। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? तो देखो यार कितना एनर्जी चाहिए? इतना। जब तक रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी ना हो जाए तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना? ये वाला वैल्यू 10 है
पोटेंशियल एनर्जी 10 का मतलब ये वाला वैल्यू 10 है और ये वाला वैल्यू 30 है। 30 परसेंट कितना हो गया 23। मतलब पहला वाला आंसर 23 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? ऑप्शन बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज 15। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y का मतलब क्या है? ये वाला वैल्यू y के पास एनर्जी होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी ये वाला वैल्यू कितना बता सकते हो? चलो यार ये चीज देख लेते हैं। ये टोटल कितना है 23, इसमें से ये कितना 8 है। यदि 23 टोटल है इसमें से ये वाला 8 है तो ये वाला एनर्जी पता चल जाएगा हमें 23 माइनस 8 कितना बच गया 15। और यहाँ पे भी बड़ा समझ रहे हो? मतलब y के पास जो एनर्जी है ना इसे ही हम लोग कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y। और आंसर क्या आ रहा है 15। यहाँ पे 15 दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हीट ऑफ रिएक्शन इज 15 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ये वाला डिफरेंस मतलब ये। और आप देख सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए दिया हुआ है 1300। डायरेक्ट डेल्टा x इक्वल टू EF माइनस ये भी लगाओ आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहां से देख लो यार ये दिया हुआ है आपको 13, ये दिया हुआ है 8 तो ये वाला कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 दैट इज 5। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? ये 15 क्या है? ये ऑप्शन मेरे को यार ये ऑप्शन भी शायद 5 था, दे देता हूं मैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन इज 5 यहां पे ठीक है ना, ऑप्शन 5 हो गया। यदि 15 रहा तो यार गलत हो जाएगा, 5 रहा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी है। नेक्स्ट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? बताओ देख के दिख रहा है क्या है? एंडोथर्मिक। इसका आंसर ये क्या होगा? ठीक, यदि यहां 15 लेगा तो ऑप्शन ए बी डी से, जिनका 15 लेके सॉल्व किया तो ए बी डी, 5 लेके सॉल्व करोगे तो चार ऑप्शन सही। ठीक, मैंने आपको सिखाना मेरा मकसद था, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट करता है कैटलिस्ट, और साथ ही साथ कैटलिस्ट के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, ये सब वजह पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट डे और भी कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।